गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर क्लास। आज का हमारा विषय रहेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी भूमिका बनाते हैं हम सबसे पहले कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। हमारे देश में जो है संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली होने के कारण हमारे देश के राष्ट्रहित पर जो है संसद का नियंत्रण होता है। संसद की स्वीकृति के बगैर कोई भी विभाग, ठीक है, एक पैसा खर्च नहीं कर सकता जब तक कि उसे संसद से उसे खर्च करने की स्वीकृति नहीं मिल जाती। और राष्ट्रीय वित्त पर संसद का नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो है दो बातों को वास्तविक रूप देने की आवश्यकता है। वो कौन सी है? पहली है, दो कर्तव्यों का वास्तविक रूप देने के लिए दो कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। पहला है कि जो खर्च किया गया है, खर्च की गई राशि, ठीक है, वो मितव्ययिता के साथ खर्च की गई है या नहीं। कि संसद का कार्य है ये देखना कि संसद ने जो पैसा खर्च करने की परमिशन सरकार को दी है उस पैसे को मितव्ययिता के साथ खर्च किया गया है या नहीं। मितव्ययिता मतलब कि फिजूल खर्ची ना की गई हो, थोड़े बचत के साथ यानी कि खर्चे को पूरा किया गया है या नहीं। दूसरा कर्तव्य कौन सा है कि जो मितव्ययिता जो खर्च किया गया है, हमने यह तो कह दिया कि मितव्ययिता के साथ खर्च किया गया है या नहीं, ये भी देखना कि उसमें मितव्ययिता की संभावनाएं है या नहीं। संसद का ये काम है ये देखना कि जो भी पैसा संसद की स्वीकृति से खर्च किया गया है वो मितव्ययिता के साथ हुआ है या नहीं। दूसरा, मितव्ययिता की उसमें संभावनाएं है या नहीं। ये देखने के लिए भारत के अंदर राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण का कार्य जो है वो जो दिया गया है उसे कार्यपालिका से मुक्त रखा गया है और भारत के अंदर इस कार्य के लिए एक जो है पद की व्यवस्था की गई है जिस पद को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, ठीक है। और भारत के अंदर 1919 के अधिनियम के तहत इस पद की व्यवस्था की गई है। 1919 के अधिनियम के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की जो है व्यवस्था की गई है, जो ये देखेगा कि जो भी पैसा विभागों के द्वारा खर्च किया गया है उसे संसद से स्वीकृति मिली है या नहीं, या स्वीकृति संसद के नियमों के अनुसार उस पैसे को खर्च किया गया है या नहीं। अब है कि वैसे तो 1919 अधिनियम के तहत जो है महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर दी गई थी, लेकिन उस समय इस पद को बहुत सारी छूट या स्वतंत्रता प्रदान नहीं की थी और 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको कुछ और ज़्यादा, इस पद को और भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण बनाया गया और ज़्यादा इसको जो है कार्य करने के लिए सौंपे गए। फिर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के अंदर इस पद को पूरी तरह से जो है कार्यपालिका से मुक्त बना दिया गया और इस पद को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है जितना भी खर्च किया जाता है विभागों के द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा, उसको संसद की स्वीकृति से खर्च किया गया है या नहीं, स्वीकृति संसद के नियमों के अनुसार उसको खर्च किया गया है या नहीं, जिन कार्यों पर खर्च करने के लिए दिया गया था, जितने समय में खर्च करने के लिए दिया गया था उतने समय में उन कार्यों पर खर्च किया गया है या नहीं, ये देखने के लिए, ये जांच करने के लिए एक पद की व्यवस्था की गई है जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। अब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार
की जाती है। भारत देश में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के द्वारा जो है राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और इसकी नियुक्ति जो है ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और साथ ही राष्ट्रपति ये ध्यान रखता है कि वो उस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करे जिसे लेखा परीक्षण के कार्य में पूरी तरह से अनुभव हो, या ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को चुनता है इस पद पर जो लेखा परीक्षण के कार्य के योग्य हो। अब है अवधि। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद जो अवधि है वो 6 वर्ष निश्चित की गई है। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की 6 वर्ष के साथ साथ एक और शर्त रखी गई है कि जो आयु है वो 65 वर्ष तक ये व्यक्ति इस पद पर कार्य कर सकता है। कहने का अभिप्राय है अवधि 6 वर्ष और समय सीमा आयु सीमा जो है वो 65 वर्ष होगी। कहने का अभिप्राय है दोनों में से जो भी शर्त पहले पूरी हो जाती है वहीं पर इस व्यक्ति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। या तो उसका 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही यदि उस व्यक्ति की आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है। और अगर उसकी आयु 6 वर्ष के कार्य के दौरान भी 65 साल नहीं होती है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी अवधि के 6 वर्ष जो है वो पूरे करेगा। ठीक है। और उसके साथ है अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की क्या व्यवस्था है। जिस प्रकार इस पद पर नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटा सकते हैं। लेकिन इस पद पे को हटाने के लिए एक सामान्य विधि नहीं बल्कि एक विशेष विधि अपनाई जाती है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि होती है वही विधि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से को हटाने की विधि अपनाई जाती है। अगर संसद के 2/3 सदस्य एक प्रस्ताव पास करके जो है वो राष्ट्रपति को दे दें तो राष्ट्रपति जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटा सकता है। लेकिन ध्यान रखें इसके लिए आवश्यक है कि संसद के 2/3 सदस्य जो है एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दें। ठीक है। और राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। अब है वेतन और भत्ते। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं और इसके वेतन और भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। उसकी नियुक्ति के पश्चात ना तो उसका वेतन कम किया जाएगा ना ही उसके भत्तों में कोई कटौती की जाएगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जितने पद वो अपने पद पर कार्य करेगा उस समय के दौरान उसके अधिकारों में भी कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है। और भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है और रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिटायर होने के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी भी पद पर सरकारी पद पर कार्य नहीं कर सकता। ना ही तो वो केंद्र सरकार में कर सकता है ना ही वो राज्य सरकार में किसी पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है। इसलिए क्योंकि इसके पद को एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के समान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद समझा गया है। अब है शपथ। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने के बाद
नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, वह राष्ट्रपति के समक्ष जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष भारत के न्यायाधीश के भांति जो है शपथ ग्रहण करता है। यह हो गया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, उसकी समय सीमा और उसको पद से हटाना। अब है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो भारत में के द्वारा कौन कौन से कार्य जो है वो पूरे किए जाते हैं। सबसे पहले है लेखाकार के रूप में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहले करता है वो लेखा रखने संबंधी। कहाँ कहाँ का लेखा रखता है? नियंत्रक लेखा परीक्षक जो है जितनी भी प्रांतीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनके व्यय संबंधी जितने भी लेखा हैं, ठीक है, उनकी जांच करता है। उनसे संबंधी रिपोर्ट बनाकर राज्यों संबंधी राज्य सरकार को और केंद्र संबंधी केंद्र सरकार को। उसके बाद है लेखा निरीक्षण संबंधी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण करता है और वो देखता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितना भी व्यय किया गया है उसमें औपचारिकताओं का पालन किया गया है या नहीं। साथ में ही अपनी जितने भी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया गया पैसा है उनकी एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजता है। वह प्रतिवर्ष केंद्र व राज्य सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा तैयार करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास भेजता है। उसके बाद है गणना परीक्षक के रूप में कि नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक है वो गणना परीक्षण के रूप में कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहले केंद्र व राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण। गणना परीक्षण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जितना भी व्यय किया गया है उनके व्यय के लेखों की जांच करता है, वित्तीय लेखों की। साथ ही ध्यान रखता है कि जो पैसा खर्च किया गया है खर्च करते समय संसद के बनाए गए नियमों का, औपचारिकताओं का पालन किया गया है या नहीं। यानी कि जिस कार्य पे खर्च करने के लिए पैसा दिया था उन्हीं कार्यों पर खर्च किया गया है या नहीं, मितव्ययिता को ध्यान में रखा गया है या नहीं। साथ में जितनी भी रसीदें हैं, आय और व्यय से संबंधी रसीदें हैं या वाउचर हैं, उनको क्रम अनुसार लगाया गया है या नहीं, कि जितने भी खर्च किया गया है पैसा उनकी रसीदों को, वाउचर प्रत्येक, और साथ में ही प्रत्येक वर्ष जो है गणना का कार्य वित्तीय लेखों और साथ में ही जो है राज्य सरकारों के बारे में गणना संबंधी रिपोर्ट राज्य सरकार को, केंद्र संबंधी गणना रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजता है। वे इस बात का ध्यान रखता है कि खर्च करने वाले अधिकारी ने वित्तीय औचित्यों को, जो पैसा जिस अधिकारी के द्वारा खर्च किया गया है उसने खर्च करने के जितने भी सिद्धांत हैं उनका पालन किया है या नहीं। साथ में वो ये देखता है कि वार्षिक वित्तीय ब्यौरे तैयार करने के लिए जितनी भी जरूरी सूचनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को वार्षिक खर्च करने के लिए कुछ आंकड़ों की जरूरत होती है, वो आंकड़े भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद है अन्य कार्य। अन्य कार्यों में सबसे पहले है इसमें संसद द्वारा निर्धारित नियमों का पालन। नियंत्रक महालेखा परीक्षक देखता है कि जितना भी संसद की स्वीकृति से पैसा खर्च करने का द्वारा दिया गया है उसमें संसद द्वारा जो नियम है उन नियमों का उन खर्चों में पालन किया गया है या नहीं।
क्योंकि संसद जब भी पैसा किसी भी विभाग को खर्च करने के लिए देती है, उसके साथ ही कुछ नियमों को पालन करने का भी अधिकार उसके पास होता है। वो ध्यान रखती है, वो देखती है कि आय व्यय संबंधी जितने भी नियम हैं, जितनी भी औपचारिकताएं हैं, उनका पालन उस संगठन, उस अधिकारी के द्वारा, उस विभाग के द्वारा किया गया है या नहीं। उसके बाद है महालेखा परीक्षक और की तथा सार्वजनिक समिति। महालेखा परीक्षक एवं और सार्वजनिक, महालेखा परीक्षक की सार्वजनिक समिति। महालेखा निरीक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह संसद की सार्वजनिक समिति के सहायक के रूप में कार्य करता है। महालेखा परीक्षक ये देखता है कि महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस समिति पर विचार किया जाता है। महालेखा निरीक्षक इस कमेटी को सभी वित्तीय संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। जो ये सार्वजनिक समिति है, ये संसद के सदस्यों के द्वारा संसद के सदस्यों में से ही तैयार की जाती है। और जब ये समिति वित्तीय लेखों की जांच करती है तो ये अपनी जांच करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके महालेखा परीक्षक को देती है। तो महालेखा परीक्षक उस रिपोर्ट को आधार बनाकर उन सभी विभागों की जांच करता है, उनके लेखों की, उनके आय की और व्यय की, जिनकी जांच सार्वजनिक समिति के द्वारा की जा चुकी होती है। उसके बाद है भारत से बाहर, भारत से बाहर व्यय की गई राशि। भारत से बाहर व्यय की गई राशि। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये देखता है, वो मतलब कि केंद्र और राज्यों के लिए तो वो कार्य करता ही है, देश के अंदर आय और व्यय का सारा वित्तीय ब्यौरा अपने पास रखता है, उनकी जांच करता है कितनी आय हुई है, कितना खर्च हुआ है। लेकिन साथ ही साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये ध्यान रखता है कि भारत सरकार ने विदेशों में जो आय व्यय किया है, कितनी विदेशों से उसे आय हुई है और विदेशों में उसने अपना कितना पैसा खर्च किया है, वो इस बात का भी लेखा परीक्षण करता है। वो देखता है कि उसमें जितनी भी राशि विदेशों में खर्च की गई है उसमें कोई अनियमितता जो है वो नहीं बरती गई हो, कि सभी उसमें भी संसद के नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इस बात का भी जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो ध्यान रखता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो ये विषय है बेटा यहाँ समाप्त हो गया। जो रह जाएगा थोड़ा बहुत वो मैं आपको आगे करवाऊंगी।